तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संसाधन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे संसाधन होता क्या है। संसाधन क्या होता है कि मतलब हमारे आसपास के पर्यावरण में जितने भी चीज है, ठीक है, पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त चीज जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है उसे संसाधन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त चीज जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्केच है, ये हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। हमारी आवश्यकता क्या है? बोर्ड पर लिखना। अगर हमारे पास स्केच नहीं रहेगा तो हम बोर्ड पर नहीं लिख पाते हैं, तो ये हमारा स्केच क्या है? एक संसाधन है। ये बोर्ड हमारा क्या है? पढ़ाने के लिए आवश्यकता कौन चीज का? बोर्ड का। तो बोर्ड भी हमारा क्या है? संसाधन। माने जिस चीज की हम लोग को आवश्यकता होती है वो सभी चीज हम लोग का क्या होता है? संसाधन। ठीक है, तो संसाधन क्या होता है कि पर्यावरण में उपस्थित हुआ हर एक चीज जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था जिम्मरमैन। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन एक मतलब हमारे भूगोल करता है, उन्होंने क्या बोला था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या होता है कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है वह हर एक चीज जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है उसे संसाधन कहते हैं। हमारे वैज्ञानिक जिसका नाम था जिम्मरमैन, उन्होंने क्या बताया था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, और संसाधन होने के कुछ शर्त हैं। संसाधन होने के क्या है? कुछ शर्त हैं। ठीक है, अभी आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम मतलब परिभाषा आपको समझ में आ ही गया। अब देखिए संसाधन होने का क्या कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं वो समझिए। सबसे पहला क्या शर्त है कि वो तकनीकी रूप से सक्षम हो। तकनीकी रूप से क्या हो? सक्षम हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये आपका जमीन है। ठीक है, आप जहाँ रहते हो घर में वो आपका जमीन है मान लो। ठीक है, और उसके नीचे मान लो आपको 2 kg सोना। कितना सोना निकला है? 2 kg। और इस सोना को निकालने का आपके पास तकनीक नहीं है। तकनीक क्या होगा? मतलब इस सोने को निकालने का आपके पास तकनीक नहीं है। अगर आपको पता है कि जमीन के अंदर सोना है, ठीक है, और इसको निकालने का आपके पास तकनीक नहीं है, तो क्या आपके लिए संसाधन है? तो आप बोलोगे ये मेरे लिए संसाधन नहीं, क्योंकि हमारे उपयोग में ही नहीं है। तो उपयोग में नहीं तो संसाधन नहीं है। तो संसाधन होने के लिए सबसे पहला चीज क्या है? वो तकनीकी रूप से सक्षम हो, माने उसको हम तकनीकी रूप से अपना इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास एक तकनीक का हम खोज कर लिए, हमारे पास तकनीक तो आ गया, और तकनीक आने से हम लोग का इसको निकालने का खर्चा मान लीजिए आपका है 1 करोड़। ऐसा हम लोग तकनीक खोज लिए, ठीक है, और उस तकनीक के सहारे हम जब इसको यहाँ से निकाले हैं तो हमारा खर्चा निकल गया 1 करोड़। लेकिन जब हम इसको मार्केट में बेचने के लिए गए तो 2 kg सोना का कीमत मान लीजिए आपका हो गया 60 लाख। कितना हुआ? 60 लाख। अब बताइए, हमने तकनीक मतलब निकाल खर्चा कितना किया? 1 करोड़। अब मिला कितना? 60 लाख। हमको लॉस लग गया। हमको लॉस लगा तो क्या संसाधन है? नहीं है। वो आर्थिक रूप से भी सुगम होना चाहिए, मैंने आर्थिक रूप से भी मैंने उसको मतलब तकनीकी रूप से उसको निकाले तो हमारा जो खर्चा लगे वो कम लगे। तो पहला कंडीशन क्या है? वो तकनीकी रूप से सक्षम मतलब उपलब्ध हो। दूसरा आर्थिक रूप से सक्षम हो। तीसरा क्या है? सांस्कृतिक रूप से। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर का जमीन है और मंदिर के नीचे आपको 100 kg मान लीजिए सोना मिल गया। कितना मिल गया? 100 kg सोना मिल गया। तो आप क्या करोगे? जाकर मंदिर तोड़ ताड़ के उसके नीचे का सोना निकालोगे? नहीं निकालोगे। आप मंदिर के नीचे का सोना नहीं निकाल सकते। तो मतलब वहां तो उपलब्ध है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये हमारे 3 संसाधन होने के 3 शर्त है। पहला क्या है? तकनीकी रूप से सक्षम हो। दूसरा आर्थिक रूप से सक्षम हो। तीसरा सांस्कृतिक रूप से सक्षम हो। समझ में आ गया होगा? अगर आपको पूछेगा संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है कि पर्यावरण में उपस्थित वह हर एक चीज जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, तकनीक रूप से सक्षम हो, सांस्कृतिक रूप से सक्षम हो और वह मानव की आवश्यकता को पूरा करता हो उसे संसाधन कहते हैं। और जिम्मरमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो संसाधन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का आता है टॉपिक आता है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार मतलब मेन रूप से संसाधन 2 प्रकार के ही होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, मैंने जो हमको प्रकृति दिया है, ठीक है, और मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, मेन रूप से ये 2 ही प्रकार का संसाधन है। अगर हम आपको ये पेन बोले, पेन किस प्रकार का संसाधन है? पेन को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया? तो आप बोलोगे इंसान ने बनाया। तो इंसान ने बनाया तो किस प्रकार का संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे वायु को इस प्रकार का संसाधन है। तो वायु किस प्रकृति ने, इंसान तो बनाया नहीं, तो वायु किस प्रकार का संसाधन हो गया? प्राकृतिक संसाधन।
आपको बोलेगा जल, जल किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। आपको बोलेंगे पंखा, पंखा समझते हो ना, ठंडी में पंखा चलाते होंगे आप लोग, तो पंखा जो किस प्रकार का संसाधन है? पंखा हम लोग का आता है मानव निर्मित संसाधन। तो जिसको मानव ने बनाया मानव निर्मित संसाधन, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो प्राकृतिक संसाधन। लेकिन हमारे आजकल के समय में उसको किसी के मतलब आधार पर, एक बेसिस के आधार पर, 4 प्रकार का आधार है, उसके आधार पर हम लोग को संसाधन को बांटा गया। आधार क्या है? जैसे मान लो आप एक क्लास में हो, ठीक है, और आपको बोला जाए कि जो कबड्डी खेलने में अच्छा हो उसके आधार पर अच्छे प्लेयर को चुनिए, तो अभी जो हम लोग चुनेंगे किसके आधार पर चुनेंगे? जो कबड्डी खेलना जानता हो। दूसरा आधार हम बोलेंगे कि जो फुटबॉल खेलना जानता हो उसके आधार पर चुनिए। तीसरा बोलेंगे मान लो क्रिकेट खेलना जानता हो उसके आधार पर चुनिए। बोलेंगे कि जो पढ़ने में अच्छा हो उसके आधार पर स्टूडेंट को चुनिए। तो ये हमारा क्या है? आधार है। उसी प्रकार संसाधन को 4 आधार पर बांटा गया। पहला आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। चौथा है विकास के आधार पर, ठीक है। तो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चारों को पढ़ेंगे। तो संसाधन समझ में आ गया होगा, ठीक है, संसाधन के शर्त भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, ठीक है। तो संसाधन के प्रकार में पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन, ठीक है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या है उसको समझिएगा कि सजीवों से, ठीक है, सजीवों से वैसा संसाधन जो सजीव से बना हुआ हो उसे कहते हैं, सजीव से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं जैविक संसाधन, ठीक, सॉरी जैव संसाधन। क्या कहते हैं? जैव संसाधन। वैसा संसाधन जो सजीव वस्तु से बना हुआ हो या सजीव से निर्मित हो उसे कहते हैं मतलब जैव संसाधन, या उसको दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं वैसा संसाधन जिसमें जीव हो उसे कहते हैं जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? जैव संसाधन है। जैसे बोलेगा वनस्पति, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या है? जैव संसाधन। जैसे बोलेगा जंतु, जंतु क्या है? जैव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको बोलेगा अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु से निर्मित संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर, पत्थर कौन सा संसाधन है? सजीव है निर्जीव है? आप बोलोगे निर्जीव है। निर्जीव मैंने कौन संसाधन? तो अजैव संसाधन। जैसे स्केज, स्केज क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। कोयला क्या संसाधन हो जाएगा? अजैव संसाधन। मतलब जिसमें जीव हो वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे कहते हैं जैव संसाधन, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे कहते हैं अजैव संसाधन। तो सजीव संसाधन से निर्मित संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं और निर्जीव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए आपका ये पंखा, पंखा कौन सा संसाधन है? तो पंखा आपका हो जाएगा सजीव या मतलब जैव या अजैव। आप बोलोगे अजैव, अजैव क्यों? क्योंकि वो यह एक निर्जीव, पंखा का है निर्जीव, एक सजीव। आप बोलोगे निर्जीव है, निर्जीव है तो कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको बोलते हैं, आपका मान लीजिए भैंस, भैंस का नाम सुने हो ना? हाँ, बढ़िया सुने होंगे। भैंस, भैंस जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो आप बोलोगे भैंस सजीव है निर्जीव है? तो आप बोलोगे सजीव है। अगर जो चीज सजीव है तो आपका जैव संसाधन, जो निर्जीव होगा वो अजैव संसाधन। तो सजीव मतलब सजीवों से निर्मित संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं और निर्जीव से निर्मित संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। तो समझ में आ गया? आपको दिक्कत नहीं, एग्जांपल पूछेगा तो सजीव का एग्जांपल दे दीजिएगा, इसमें एग्जांपल पूछेगा तो निर्जीव का एग्जांपल दे दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा आपका होता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो इसको समझते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और दोबारा भी उसका उपयोग कर सकते हैं, पुनः हम उसको बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं, लाइट कट गया है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो हम लोग पढ़े थे उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा हम उसको बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा बना सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा बना सकते हैं,
तो उसे कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब मान लीजिए आप सौर ऊर्जा का सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा खत्म होने वाला है, आप देखिए मान लीजिए बाहर गए, आधा घंटा धूप लगा लिया, आधा घंटा सौर ऊर्जा ले लिया, आधा घंटा सौर ऊर्जा लेने के बाद आप क्या बोलोगे? आधा घंटे इतना सौर ऊर्जा लिए वो खत्म हो गया, दोबारा नहीं। ऐसा नहीं, जैसे वायु है, वायु में आप सांस लिए, तो जो वायु आप सांस ले रहे हो वैसा थोड़ी वो खत्म हो रहा है। इधर से मतलब वायु ले रहे हैं, उधर से वायु बन रहा है। वायु खत्म होने वाला चीज नहीं है और सौर ऊर्जा खत्म होने वाला चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज 10 दोस्त मिलेंगे, चलो बोलेंगे चलो आज एक मतलब एक चट्टान पे बैठ के आज 5-10 किलो वायु खत्म करते हैं, एकदम सांस लेंगे खत्म करेंगे ताकि हमारे बगल वाले आदमी को दिक्कत हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो वायु ले रहे हो, इधर से हम लोग वायु ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उधर से मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, उधर से ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि संसाधन इस प्रकार का संसाधन है कि हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा ये बन जाता है। तो जब दोबारा ये बन जाता है तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा हम इसको बना सकते हैं या दोबारा ये बन जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग का नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। दूसरा आपका है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिसका जस्ट अपोजिट है, माने एक बार उपयोग, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा हम उसको नहीं बना सकते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो इस प्रकार का संसाधन मतलब कौन सा संसाधन है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम। कोयला का अगर एक बार प्रयोग आप घर में कर सकते हो, दोबारा आप इसका प्रयोग कर पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ी में लेके जाओगे, गाड़ी से जो मतलब पेट्रोल जला दोगे, उसका धुआं बनेगा, उससे फिर आप दोबारा पेट्रोल बना सकते हो? आप बोलोगे नहीं बना सकते हो। मैंने ये इस प्रकार का संसाधन है कि हम एक बार अगर इसका प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखा है उपयोगिता के आधार पर। मैंने एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा अगर हम उसको बना सकते हैं तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। और एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम नहीं बना सकते हैं तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन को बनने में बहुत लाखों करोड़ों साल लग जाता है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक बार खत्म मतलब प्रयोग करने के बाद दोबारा बनता है? अब लोग नहीं बनता है, खत्म होने वाला है। तो खत्म होने वाला कौन सा संसाधन होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो जो खत्म एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाता है अनवीकरणीय, जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म नहीं होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका जल हो गया, जल आप पानी पी लेते हो तो दोबारा तो कोई और आदमी पानी नहीं पी सकता, आप बिल्कुल पी सकता है। जिसका मतलब जल कौन सा संसाधन है? जल आपका हो गया नवीकरणीय, वायु नवीकरणीय और सौर ऊर्जा नवीकरणीय। लेकिन कोयला, पेट्रोल ये सब कौन सा समीकरण है? अनवीकरणीय। ठीक है। जल, वायु ये सभी क्या है? नवीकरणीय। समझ में आ गया होगा। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार का, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा है आपका, देखिए स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया। ठीक है। स्वामित्व माने अधिपत्य, माने उस पर अधिकार। अधिकार के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो स्वामित्व माने अधिकार। अधिकार के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अधिकार के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग का है व्यक्तिगत संसाधन। अब नाम से ही पता चलता है व्यक्तिगत माने किसी एक आदमी को, वैसा संसाधन जिसपे किसी एक आदमी का अधिकार होता है, पर्सनल किसी एक आदमी का अधिकार होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका घर, जैसे आपका घर जो है कौन संसाधन है? आप व्यक्तिगत पर्सनल आपका घर है। ऐसा नहीं आपका घर है आज मतलब मेरा मन हो गया आपके घर में रहने का, जय गए आपके घर में रह गए, ऐसा नहीं, तो संभव है नहीं। किसी और आदमी का मन करेगा आपके घर में रहने का, गए आपके घर में रह गए, ऐसा तो है नहीं। उस पे रहने या नहीं रहने का, देने का अधिकार किसका है? आपका, क्योंकि घर आपका है। तो उस घर पे अधिकार किसका है? आपका है। तो वैसा संसाधन जिसपे किसी एक आदमी का अधिकार हो उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो जो भी आसपास का चीज, जैसे मान लीजिए स्केच मेरा है, जिसको प्रयोग करने का अधिकार किसका है? मेरा है। ये किस प्रकार का संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। तो मैंने वैसा संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, पर्सनल किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो समझ में आ गया होगा। आपका घर कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। नेक्स्ट आपका है सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होके
पूरे समुदाय का अधिकार होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मान लीजिए आप ये घर आसपास में मंदिर कौन सा संसाधन है? आप बोलोगे समुदाय, क्योंकि मंदिर में पर्सनल आपका तो है। ऐसा तो नहीं बोलोगे इस मंदिर में केवल हम ही पूजा करेंगे और कोई पूजा नहीं करेगा, ऐसा आप बोल सकते हो? तो आप बोलोगे ऐसा नहीं बोल सकते। तो मंदिर जो होता है पूरे समुदाय का। जैसे शमशान घाट में क्या बोलोगे? इस शमशान घाट में केवल मेरा रिलेशन वाला जलेगा और कोई नहीं जलेगा, ऐसा आप बोल सकते हो? आप नहीं बोलोगे। तो शमशान घाट में पूरे समाज के लोग वहां पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे खेल का मैदान, क्या बोलोगे? ये खेल का मैदान में केवल मेरा बच्चा खेलेगा और किसी का बच्चा खेलेगा तो उसको कूट देंगे, ऐसा आप बोलोगे? ऐसा नहीं बोलोगे। खेल का मैदान हो गया, पार्क हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं शमशान घाट हो गया, ये आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सभी जो संसाधन है किस प्रकार का संसाधन है? आप बोलोगे सामुदायिक संसाधन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसपे राष्ट्र का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? राष्ट्र का मतलब देश का अधिकार होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसपे किसका अधिपत्य होता है? राष्ट्र का अधिपत्य होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है, तो उसे हम देश का अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में क्या होता है? जैसे में आपका रेलवे किसका अधिकार? रेलवे किसका है? किसी एक आदमी का है? नहीं है। किसी समाज का है? नहीं। रेलवे किसका है? सरकार का है। तो जो भी सरकार का चीज है उसे हम लोग कहते हैं आपका जिसपे मतलब सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो वही संसाधन जिस पर राष्ट्र का आधिपत्य हो उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसके किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होके अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का उस पर अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे आप समझिए, जैसे आप भारत का नक्शा बनेगा, जैसे नक्शा बनता है। अब नक्शा में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे होता है समुद्र है, सारे वर्ग क्या है? यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र में यहाँ पे देखें, ये समुद्र है। अब समुद्र में कुछ दूरी ऐसा है जो दूरी पर केवल भारत का अधिकार है। जैसे आपका 200 किलोमीटर तट से 200 किलोमीटर तक, मान लो यहाँ आपका तट है, ये जमीन का जो बगल में पानी होता है तट होता है। ये तट से 200 किलोमीटर तक किसका अधिकार है? समुद्र में ये तट से 200 किलोमीटर तक किसका अधिकार है? इंडिया का। इस 200 किलोमीटर में कुछ भी निकलता है, मान लीजिए तेल का कुआं निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो ये 200 किलोमीटर में कुछ भी निकल गया तो ये किसका होगा? इंडिया का होगा। जैसे 200 किलोमीटर से बाहर कुछ निकला, ठीक है, समुद्र तो ऐसा नहीं 200 किलोमीटर, समुद्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से 200 किलोमीटर, मान लो यहाँ तक समुद्र है, ठीक है, तो ये समुद्र से यहाँ से 200 किलोमीटर तक कुछ भी किसका अधिकार होगा? इंडिया का। लेकिन 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जब जाया जाएगा, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का इस पर अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था के नियम के तहत उस पर किसी अन्य देश का रूल काम करता है, तो ये किसी देश का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 200 किलोमीटर से ज्यादा चल जाएगा तो ये इंडिया का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 200 किलोमीटर से जैसे ज्यादा गया है तो किसी देश का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आ गया, तो ये किसका मतलब ऐसे संसाधन पे किसका अधिकार हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संस्था का। तो किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संस्था, सॉरी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो 4 प्रकार का संसाधन हुआ। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, किसी एक व्यक्ति का होगा। सामुदायिक संसाधन, एक समुदाय का होगा। राष्ट्रीय संसाधन, एक राष्ट्र का होगा, देश का होगा। चौथा हम लोग का होगा अंतरराष्ट्रीय संस्था का उस पर अधिकार होता है। समिति के आधार पर समझ में आ गया होगा। समिति के आधार पर कितने प्रकार संसाधन? 4 प्रकार के, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का आपको आता है विकास के आधार पर, ठीक है। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। विकास के आधार पर संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार। विकास के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, विकास के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। दूसरा आपका होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, इसी को बोलते हैं ज्ञात संसाधन, ठीक है। तीसरा आपका होता है भंडारित संसाधन। चौथा आपका है संचित कोश संसाधन या संचित संसाधन, संचित संसाधन, ठीक है। तो पहला आपका है संभाव्य संसाधन। तो हम लोग समझते हैं संभाव्य संसाधन क्या होता है। संभाव्य संसाधन का मतलब होता है कि वैसा संसाधन जिसकी संभावना है, जिसकी संभावना है, वैसा संसाधन जिसकी संभावना है लेकिन उसका अभी तक मतलब उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं इंडिया में एक ऐसा मतलब स्टेट है जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा होता है, राजस्थान में धूप बहुत ज्यादा होता है। तो जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है वहाँ पे कौन ऊर्जा हम लोग बना सकते हैं? किस प्रकार की ऊर्जा बना सकते हैं? जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे हम लोग
सौर ऊर्जा बना सकते हैं। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा बनाने की संभावना है, लेकिन बनाया तो नहीं है। तो जहाँ पे संभावना है तो उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे यहाँ पे आप लोग का देखिए तट पे जितना भी तट है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुजरात, आपका गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे किस प्रकार का संसाधन बना सकते हैं? तो जल विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं वहां से। तो जल विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, लेकिन बनाया तो नहीं है, तो बनाने की संभावना है। वैसा संसाधन जो बना नहीं है, संभावना है उसका, तो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन। माने बना नहीं है, संभावना है, तो वैसे संसाधन को कहते हैं संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा आता है विकसित संसाधन। इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। विकसित संसाधन कैसा होता है? वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो गया हो और उसके आधार पर हम लोग उसका उपयोग फ्यूचर को देखते हुए उसका उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका हो, माने उसको उसके बारे में पता हो चुका हो, ज्ञान हो चुका हो और सर्वेक्षण हो चुका हो और उसके फ्यूचर को देखते हुए हम उसका प्रयोग करते हो, तो उसे कहते हैं हम लोग विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो गया हो और भविष्य को देखते हुए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं विकसित संसाधन। नेक्स्ट हम लोग का आता है भंडारित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका भंडारण असीमित है, वैसा संसाधन जिसका भंडारण असीमित है, लेकिन तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते और वो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो भंडारित, उसे कहते हैं भंडारित संसाधन। वैसा संसाधन जो उसकी मतलब भंडारण असीमित हो, उसकी भंडारण तो हो, ठीक है, लेकिन तकनीक के आधार पर, तकनीक के आधार पर, तकनीक के अभाव के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भंडारण तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तकनीक के आधार पर, माने हम उसका उपयोग किस तरह से करें इसका पते नहीं है, तो उसके अभाव के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार के संसाधन जो है वो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग कौन सा कहते हैं? भंडारित संसाधन। जैसे आप लोग मान लीजिए पानी का होता है, पानी का होता है H2O। H2O में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 2 अणु। ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। इस हाइड्रोजन को हम लोग अगर हम लोग के पास तकनीक आ जाए तो इस ऑक्सीजन जल में से हाइड्रोजन को हम लोग अलग करके इस हाइड्रोजन को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जल की मात्रा तो हमारे पास बहुत ज्यादा है। पृथ्वी पर आप लोग जानते हैं 29% जमीन है, स्थल है, 71% जल ही है। और इस 71% जल में से अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसका हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तकनीक नहीं है जिसके वजह से हम जल में से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब उसका उपयोग नहीं कर पाते। ईंधन का तो हम लोग, ईंधन क्या होता है? जो जलने में सहायक हो। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? गैस, एलपीजी का मतलब आप लोग उपयोग करते होंगे। एलपीजी क्या है? हम लोग का ईंधन है। तो हाइड्रोजन भी हमारा एक प्रकार का ईंधन बन सकता है, लेकिन हम लोग को उसको अलग, पानी से हाइड्रोजन अलग करने का तकनीक ही पता नहीं है। भंडारण तो है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारी आवश्यकता को पूरा भी कर सकता है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं भंडारित संसाधन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का है संचित संसाधन। संचित संसाधन जो होता है भंडारित संसाधन का ही एक अंश होता है। भंडारित संसाधन का ही एक अंश होता है संचित संसाधन। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग को तकनीक का पता, उपयोग करने के लिए तकनीक का पता होता है, माने हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं। तकनीक भी है हमारे पास, भंडारण भी है, तकनीक भी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको बचा के रखे हैं। बचा क्यों रखे हैं? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए बचा के रखे हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं संचित संसाधन। संचित होने मतलब बचा के रखा हुआ चीज, ठीक है। तो हम लोग 4 प्रकार के संसाधन इसमें भी पढ़ लिए हैं। पहला संभाव्य संसाधन, मैंने संभावना है संसाधन का, ठीक है। दूसरा विकसित संसाधन, मैंने उसका सर्वेक्षण हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आपका भंडारित, मैंने भंडारण है लेकिन तकनीक के अभाव के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चौथा आपका है कौन सा है? चौथा आपका है संचित संसाधन। संचित संसाधन मतलब होता है कि भंडारित संसाधन का एक अंश है, उसका उपयोग करने के लिए टेक्निक भी है हमारे पास, लेकिन उसका मतलब फ्यूचर को देखते हुए हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं, बाद में मतलब हम उसका उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं संचित संसाधन। तो संसाधन क्या है समझ में आ गया है, संसाधन के प्रकार भी समझ में आ गया है, संसाधन को 4 आधार पर बांटा गया है, चारों का प्रकार भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है संसाधन का सतत विकास। संसाधन का सतत विकास ये क्या होता है इसको समझिएगा।
अगर आपको पूछे संसाधन का सतत विकास क्या है उसको समझिएगा, ठीक है। संसाधन का सतत विकास, संसाधन का सतत विकास समझने से पहले एक पॉइंट हम लोग का आता है संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण, ठीक है। तो संसाधन का संरक्षण क्या होता है? संसाधन का सुरक्षा करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब संसाधन का संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा? संसाधन के संरक्षण की सुरक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? देखिए होता क्या है कि मतलब अविवेकपूर्ण मतलब मूर्खता के कारण या मूर्खता के कारण या किसी अन्य कारण से संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग कर देता है, बहुत ज्यादा दोहन हो चुका है, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गया है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग को संसाधन की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो संसाधन का विवेकपूर्ण माने अच्छी तरह से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा? संसाधन नियोजन, संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि अशिक्षा के कारण, मूर्खता के कारण मतलब संसाधन का धड़ल्ले से गलत उपयोग हो रहा है या बहुत ज्यादा उपयोग। जैसे मान लीजिए अभी क्या हुआ है कि फैक्ट्री बनाने के लिए आदमी क्या करता है, पेड़ को काटता है, पेड़ को, जंगल में पेड़ की कटाई हो रहा है, पेड़ की कटाई से क्या होता है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। पेड़ हमारा क्या है, संसाधन है ना, पेड़ के धड़ल्ले से कटाई हो रहा है, जिसके वजह से हमारे पर्यावरण में क्या हो चुकी है, समस्या आ चुकी है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ग्लोबली स्तर पर माने विश्व स्तर पर एक मीटिंग बनाई गई थी 1992 में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? आपको क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो 1992 में, 1992 में। इसमें किसके ऊपर मतलब डिस्कस किया गया था? संसाधन की सुरक्षा किस प्रकार हमको करना है, इसके ऊपर मतलब इसमें डिस्कस हुआ था। इसमें 21 टॉपिक पर बात हुआ था, इसे 21 एजेंडा इस बोलते हैं। 21 टॉपिक पर बात हुआ था, क्या हुआ था 1992 में, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संसाधन का इतना ज्यादा मतलब दुरुपयोग हो रहा है, इतना दुरुपयोग हो रहा है, उसको सही तरह से उपयोग करने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग बनाई गई थी 1992 में, इसको बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तो इसके 5 कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1992, ठीक है। इसमें आपको 5 साल का टाइम दिया था। 5 साल में कितना हम लोग इसके ऊपर वर्क किए, इसको लेकर सेकेंड बार फिर मीटिंग हुआ, तो 5 साल इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा? 1997 में दोबारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1997 में। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है। 5, इसको बोलते हैं +5 पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। अगर आपको पूछेगा +5 पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में। या पूछेगा +5 पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन को कहते हैं? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर डिस्कस हुआ था। फिर 5 साल के बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। 2002 में ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला कब हुआ था? 1992, दूसरा 1997, तीसरा 2002। ये क्यों हो रहा है? संसाधन की सुरक्षा के लिए, संसाधन की सुरक्षा के लिए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी में बोला गया था कि हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे, किस प्रकार करेंगे? सतत विकास करेंगे। संसाधन का क्या करेंगे? सतत विकास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, समझ में आ गया? संसाधन की सुरक्षा करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा? वह विवेकपूर्ण या अन्य कारण से संसाधनों का बहुत ज्यादा मतलब उपयोग किया जा रहा था, जिसके वजह से सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ग्लोबली स्तर पर मतलब मीटिंग बनाई गई थी, जिससे हम लोग मतलब जिसके कारण कि हमारा पर्यावरण कौन सी हो, सुरक्षित रह सके, संसाधन सुरक्षित रह सके। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, दूसरा 1997 में, तीसरा 2002 में, ठीक है। अभी से आप लोग सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जानते होंगे, चिपको आंदोलन में, जिसमें पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था? पेड़ में चिपक कर पेड़ को कटने से बचाया। ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो उन्होंने क्या किया? संसाधन की सुरक्षा किया, संसाधन की सुरक्षा किया। तो यही होता है संसाधन का संरक्षण, संसाधन का सुरक्षा करना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हम लोग संसाधन का सतत विकास करेंगे, संसाधन का सतत विकास करेंगे। अब संसाधन का सतत विकास क्या होता है उसको समझिएगा। अगर आपको पूछेगा संसाधन का सतत विकास क्या होता है उसको समझिए। देखिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को
बिना क्षति पहुंचाए फ्यूचर को देखते हुए, देखिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए मैंने हम पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर को मैंने भविष्य को देखते हुए वर्तमान में संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं संसाधन का सतत विकास। एक बार फिर समझिए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए, भविष्य को देखते हुए वर्तमान में संसाधन का किस प्रकार उपयोग करेंगे, किस प्रकार विकास करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन का सतत विकास। अब फ्यूचर में तो बचाना है ना, मान लीजिए कि अभी आपका जो जनरेशन आएगा उसके लिए तो संसाधन बचाना है ना, तो संसाधन को फ्यूचर में बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि हम उपयोग करना छोड़ दें, ठीक है। अब मान लो पानी है, अब पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करेंगे, तो पानी का बहुत ज्यादा अगर दुरुपयोग करेंगे, मैंने जहाँ उपयोग नहीं वहां भी प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में पानी की बहुत कमी होगा। अगर हम लोग को आगे वाले फ्यूचर के बारे में सोचना है तो पानी का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। अब आगे वाले फ्यूचर के बारे में इतना ना सोच लेंगे, बोलेंगे आगे वाले के लिए हम बचा के रखे हैं इसलिए अभी कौन सी कर देंगे, पानी पीना ही छोड़ देंगे, चलो पानी आज के बाद पानी नहीं पिएंगे क्योंकि हमको आगे नहीं बचाना है, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वर्तमान समय में उपयोग करेंगे और फ्यूचर को देखते हुए करेंगे, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए। इसी को हम लोग कहते हैं संसाधन का सतत विकास। समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक हुआ, क्योंकि आदमी इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा कर रहा था, और ये मतलब इसके लिए क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1997 में, 2002 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जेनेरियो में, दूसरा न्यूयॉर्क में, तीसरा जोहान्सबर्ग में। पहला पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया था, संसाधन का स्तर विकास करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारा फेसबुक आईडी है और वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका कमेंट सेक्शन 1-2 दिन में हम ऑन कर देंगे, तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। आपको डाउट होता है तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि मानव एक संसाधन है कैसे। आपको अगर पूछेगा मानव एक संसाधन है, तो मानव एक संसाधन, अगर आप बोलेंगे मानव एक संसाधन है तो मानव एक संसाधन कैसे, ठीक है। तो मानव, अगर आपसे पूछे मानव एक संसाधन है तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, हाँ, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव संसाधन है, ठीक है। कैसे है, अगर मान लीजिए देखिए ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। अगर हमको बोर्ड पर लिखना है तो किसकी सहायता से लिखेंगे, हाथ की सहायता से लिखेंगे। और मान लीजिए आपके घर में संसाधन है, संसाधन का उपयोग कौन करेगा, मानव। बिना मानव के संसाधन का हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। तो प्रयोग करने के लिए भी तो जिसकी आवश्यकता हो रहा है वो भी एक प्रकार का हो गया संसाधन। तो मानव भी एक प्रकार का क्या हो गया, संसाधन। मेरा अगर मेरा मुंह नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, अब बोल नहीं पाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आप समझने के लिए हमारा मुंह का चलना क्या है, अति आवश्यक है। हमारा मुंह एक कौन सी हो गया, संसाधन। और हमारा मुंह कहाँ है, हमारे शरीर में है, तो हमारा शरीर भी क्या हो गया, संसाधन। तो मानव एक संसाधन है, क्योंकि मानव के बहुत सारा अंग जो होते हैं उस पर मतलब उसके द्वारा हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो संसाधन का उपयोग करने में जिसका भी हेल्प करते हैं हम लोग, या हमारे आवश्यकता को पूरा करने में जिसका भी प्रयोग करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, संसाधन है। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको एक पॉइंट मिलता है संसाधन में तकनीक की क्या भूमिका है, संसाधन में तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक मतलब समझते हो ना, टेक्नोलॉजी। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी मतलब तरीका, ठीक है। देखिए संसाधन में तकनीक की क्या भूमिका है संसाधन के लिए। अब देखिए, अभी आप झारखंड का नाम सुने होंगे। झारखंड में जितना किसान है वो जितना खेती करता है, उसका जितना खेती से उपज होता है, उस उपज को अगर झारखंड वाला पूरे साल खाए तो ये झारखंड का आदमी भूखा रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि उतना उपज ही नहीं होता है, ठीक है। फिर से समझते, जो बोल रहे समझिए। झारखंड के किसान जितना एक साल में उपजाता है, झारखंड का किसान जितना एक साल में एक उपज करता है, उस उपज को अगर झारखंड के आदमी ही खाए फिर भी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि वहां पे तकनीक के अभाव के कारण खेती होता है। पंजाब में चले जाइए, पंजाब में जितना खेती होता है वो अपना खा के और दूसरे पास भी बेच देता है। तो पंजाब में खेती अधिक होता है और झारखंड में खेती कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका सबसे मेन कारण क्या है, तो वहाँ पंजाब में खेती करने का तकनीक बहुत ज्यादा है। जैसे अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका में खेती करने का तकनीक बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे उपज बहुत ज्यादा होता है। तो संसाधन के उपयोग के लिए तकनीक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मान लीजिए आप पहले था आदमी था, ठीक है, और उसको मतलब संसाधन का उपयोग करने के लिए नहीं आता था,
संसाधन का उपयोग करने के लिए नहीं आता था। संसाधन का उपयोग नहीं करने आता था, जिसके वजह से कोई भी काम करता था उसको बहुत ज़्यादा समय लगता था। मान लो पहले अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है तो आदमी के पास संसाधन नहीं था, ठीक है। तो संसाधन तो मान लीजिए था, मतलब सब कुछ पहले भी था, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए उसको नहीं आता था, जिसके वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या था, बहुत समय लगता था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, कार है, एरोप्लेन है। आपको 5 किलोमीटर भी जाना है तो एरोप्लेन से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं तो कुल मिला के अभी हमारे पास संसाधन हो गया। उस टाइम हमारे पास संसाधन था लेकिन उपयोग करने के लिए नहीं आता था। तो अभी धीरे धीरे क्या हो गया, टेक्निक आ गया, जिसकी वजह से हम लोग तकनीक आ गया, इसकी वजह से हम लोग उपयोग सब चीजें कर सकते हैं। तो संसाधन में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना तकनीक का हम संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। संसाधन के उपयोग से हम लोग पुराने जमाने के जो आदमी थे वो ज्ञानी मानव बन गए। अभी जो हम लोग मानव है, कौन मानव है, ज्ञानी मानव है। तो हम लोग पुराने जमाने के आदमी से भी हम लोग ज्ञानी मानव बन चुके हैं। संसाधन के उपयोग से जो काम बहुत ज्यादा समय में लग, संसाधन के तकनीक के उपयोग से जो काम हमको कई घंटों में लगना था वो हमारा काम कई मिनटों में आता है। जिसको जहाँ जाने में हमको कई मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता था, वहाँ कम समय में हम लोग जा सकते हैं। तो संसाधन का हम लोग का बहुत ज़्यादा, तो संसाधन में तकनीक की हम लोग की महत्वपूर्ण भूमिका। बिना तकनीक की सहायता से हम संसाधन का बढ़िया से उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो लगभग आपका चैप्टर समझ खत्म हो गया होगा। कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, या फिर हम भी देखेंगे कि 2 क्वेश्चन आता है तो उसको डील कर देंगे। तो समझ में आ गया, आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का संसाधन क्या पढ़े, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार, संसाधन के आधार, मतलब आधार पर उसका प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं संसाधन, उसके बाद संसाधन का संरक्षण, संसाधन नियोजन, संसाधन का सतत विकास। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संसाधन बनते मतलब होते नहीं बनते हैं, तो किसने कहा था, याद है, जिमरमैन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय सब जितना भी एग्जाम्पल है इसका बढ़िया से याद कीजिएगा, मतलब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन एक दो बच गया होगा तो उसको लास्ट में हम लोग किसी दिन या कल ही क्वेश्चन बचा होगा तो कल डाल देंगे। तो कल हम लोग का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है।